जरा सोचिए, घुमंतू योद्धाओं का एक ऐसा दल जो कहीं गुमनामी से निकलकर अचानक सिल्क रोड का मालिक बन जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने उस जमाने में रोम को चीन से जोड़ दिया था। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची, अविश्वसनीय दास्तां है कुषाण साम्राज्य की। एक ऐसी कहानी जिसने हमारे आज की दुनिया को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। देखिए, जब मौर्य, शुंग और इंडो ग्रीक जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां कमजोर पड़ गईं, तो मध्य एशिया और उत्तरी भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन सा आ गया था। और इतिहास का नियम है कि कोई भी खालीपन ज्यादा देर तक नहीं रहता। इसे भरने के लिए एक नई शक्ति उभर रही थी, कुषाण। तो माहौल कुछ ऐसा था कि हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। जो बड़े बड़े साम्राज्य सदियों से नक्शे पर छाले हुए थे, वो अब बिखर रहे थे। लेकिन इतिहास में जब भी एक युग का अंत होता है, तो वहीं से दूसरे की शुरुआत भी होती है। ये जो अस्थिरता थी ना, यही एक नई ताकत के लिए उस खाली जगह को भरने का एक सुनहरा मौका थी। और बस इसी स्टेज पर कुषाणों की धमाकेदार एंट्री हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कुषाण थे कौन? कहाँ से आए थे ये लोग? इनकी कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, बल्कि मध्य एशिया के उन विशाल खुले मैदानों से शुरू होती है जहाँ कबीले हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो कुषाणों की जड़ें मिलती हैं युएझी नाम के एक बहुत शक्तिशाली कबीलों के महासंघ से। सोचिए, मध्य एशिया के मैदानों पर सरपट दौड़ते निडर घुड़सवार योद्धा। कुषाण भी इन्हीं कबीलों में से एक थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। अब देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। उस वक्त 5 बड़े युएजी कबीले थे जो आपस में ही वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक कबीला यानी कुषाण कबीला अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा में बाकियों से आगे निकल गया। पर उन्हें अभी भी एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इन सबको कबीलों की आपसी दुश्मनी से निकालकर एक साम्राज्य की तरफ ले जा सके। और वो लीडर थे कुजुल कड़फिसेस, जिन्हें कुषाण साम्राज्य का आर्किटेक्ट भी कहा जा सकता है। उन्होंने ही बिखरे हुए कबीलों को एक बड़ी ताकत में बदला और काबुल, कंधार जैसे जरूरी इलाकों को जीता। और फिर उन्होंने एक बहुत ही निर्णायक काम किया, अपने नाम के सिक्के चलाए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक ऐलान था कि देखो, एक नई शक्ति आ चुकी है। तो अब कुषाण सिर्फ एक छोटी मोटी ताकत नहीं रह गए थे। उन्होंने दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट यानी सिल्क रोड पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। और बस यहीं से उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि सब देखते रह गए। अच्छा, किसी साम्राज्य के इतने जबरदस्त उदय को, मतलब उसकी तरक्की को कैसे नापा जाए? इसका एक बहुत दिलचस्प तरीका है उनके सिक्के देखकर। देखिए, जब संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, तब कुषाण तांबे के सिक्के बनाते थे। लेकिन सिर्फ एक पीढ़ी बाद उनके उत्तराधिकारी विम कड़फिसेस के जमाने में वो लोग सोने के सिक्के बना रहे थे। तांबे से सीधे सोने तक का ये जो सफर है ना, ये उनकी बेहिसाब दौलत और सिल्क रोड पर उनके कंट्रोल की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये सोने के सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, ये एक तरह का स्टेटस सिंबल थे। ये पूरी दुनिया को बता रहे थे कि सिल्क रोड पर किसका राज है और एशिया और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है। कुषाणों की कहानी एक महान सम्राट के जिक्र के बिना अधूरी है। एक ऐसा राजा जिसके दौर में साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। और हम बात कर रहे हैं कनिष्क प्रथम की। कुषाण इतिहास में कनिष्क का नाम सबसे बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और इसकी वजह भी है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोच रखने वाले शासक थे जिसने कुषाणों को एक बिल्कुल नई पहचान दी। पर हमें कनिष्क के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चला? इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक कमाल की खोज को, रबाटक शिलालेख। पत्थर पर खुदा हुआ ये लेख एक तरह से कुषाणों का रोजेटा स्टोन था, जिसने न सिर्फ उनकी शाही वंशावली की पुष्टि की, बल्कि कनिष्क के साम्राज्य के अविश्वसनीय फैलाव के बारे में भी बताया। इस शिलालेख से पता चलता है कि कनिष्क का राज मध्य एशिया के पहाड़ों से लेकर भारत में गंगा के मैदानों के बड़े बड़े शहरों तक फैला हुआ था। ये सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, ये संस्कृतियों का संगम था। एक विशाल इलाका जहां अलग अलग तरह के लोग एक ही शासन के नीचे रह रहे थे।
लेकिन कनिष्क की महानता सिर्फ उसके साम्राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। उसकी असली विरासत युद्ध के मैदानों से कहीं ज्यादा गहरी थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये साम्राज्य संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कनिष्क की सबसे बड़ी खूबी थी विरोधाभासों को साधना। वो एक तरफ एक ताकतवर योद्धा था जिसने सिल्क रोड को सुरक्षित किया, तो दूसरी तरफ वो बौद्ध धर्म और कला का बहुत बड़ा संरक्षक भी था। वो शायद ये बात समझता था कि एक महान साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि कला और विचारों से भी बनता है। और हाँ, कनिष्क की ही संरक्षण में गांधार कला अपने चरम पर पहुंची थी। ये भारतीय और यूनानी रोमन यानी हेलेनिस्टिक आर्ट का एक ऐसा अद्भुत मेल था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। असल में इसी कला ने पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में दिखाया और इसका असर आज तक देखने को मिलता है। पर सच तो ये है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तीसरी सदी आते आते कुषाणों की ताकत भी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन क्या एक साम्राज्य के अंत का मतलब उसकी कहानी का भी अंत होता है? शायद नहीं। कनिष्क के बाद हुविष्क और वासुदेव प्रथम जैसे शासकों ने साम्राज्य को काफी हद तक संभाले रखा। वासुदेव के समय तक तो साम्राज्य पर भारतीय संस्कृति का असर और भी गहरा हो गया था, जो उनके नाम और सिक्कों पर बने प्रतीकों से साफ पता चलता है। लेकिन धीरे धीरे बाहरी हमलों और अंदरूनी कमजोरियों की वजह से यह महान साम्राज्य बिखरने लगा। भले ही कुषाणों की राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी विरासत कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। वो व्यापार के रास्ते जो उन्होंने खोले, वो कला जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया और वो विचार जो उन्होंने फैलाए, ये सब कुछ उनके साम्राज्य के खत्म होने के बहुत बाद तक जिंदा रहा और आने वाली सदियों तक इस पूरे क्षेत्र को एक नया आकार देता रहा। और शायद यही कुषाणों की कहानी से मिलने वाला सबसे जरूरी सबक है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना के आकार में नहीं, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने और विचारों के लेन देन को बढ़ावा देने की काबिलियत में होती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या किसी साम्राज्य को उसकी जीती हुई जमीन के लिए याद किया जाना चाहिए या फिर उन विचारों के लिए जो उसने दुनिया में फैलाए? कुषाणों के मामले में जवाब शायद दूसरे विकल्प में ही छिपा है।